हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। मैं मोहम्मद आसिम आज आपके लिए क्लास 11th रिटेल का यूनिट सेकंड जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन लेकर आया हूं। इसका आज हम फर्स्ट सेशन जिसका नाम है फीचर्स एंड कंडीशंस फॉर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट बिक्री की विशेषताएं और शर्तें आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट के चारों सेशन कंप्लीट अपने YouTube चैनल लर्निंग मंत्रा पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्रेडिट एप्लीकेशन होती क्या है, प्रोसेस क्या होगा क्रेडिट एप्लीकेशन के लिए। तो एक बार देख लेते हैं हमारा आज का क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन जिसको हम परिचय बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट बिक्री के क्या क्या लाभ होते हैं। फिर हम देखेंगे क्रेडिट बिक्री की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट सेल्स। फिर हम देखेंगे क्रेडिट बिक्री समझौता जिसे क्रेडिट सेल एग्रीमेंट किसको कहा जाता है, रिटेल क्रेडिट की सुविधा की परिभाषा। फिर इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिपेमेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान की शर्तें। फिर हम देखेंगे बिक्री के अनुबंध के अनिवार्य तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, क्या क्या तत्व अनिवार्य होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के। फिर लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा शर्तें और वारंटी के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट जो टॉपिक है परिचय, इंट्रोडक्शन। क्रेडिट बिक्री क्या होती है, इसको हिंदी में उधार कहा जाता है। क्रेडिट सेल वस्तु को उधार पर देना है, क्रेडिट सेल कहा जाता है। आजकल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ज़माना है, तो आपको हर स्टोर पर जहाँ पर भी आप कुछ भी चीज़ ख़रीदने जाएंगे, चाहे आप गाड़ी ख़रीदें या कुछ भी सामान, बड़ी चीज़ जब भी आप ख़रीदेंगे, मोबाइल आप ख़रीदने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको बैंक वाले जो होते हैं अपने यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बिठा रखते हैं जो आपके लिए क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। अगर दुकानदार आपको क्रेडिट पर उधार वस्तु नहीं देगा तो वहाँ पर आपको बैंक के द्वारा, जैसे आजकल HDFC या ICICI, ये अपने क्रेडिट कार्ड हैंड टू हैंड कस्टमर्स को बना के देते हैं। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी हैंड टू हैंड क्रेडिट कार्ड बना के दे दिया जाता है। तो क्रेडिट पर किस तरह से वस्तु बेची जाती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या एप्लीकेशन लिखनी होती है, तो उसे हम देखते हैं। क्रेडिट पर वस्तु बेचने पर देर से भुगतान या बिल्कुल भुगतान नहीं करने का जोखिम, रिस्क बढ़ जाता है। अगर हमने वस्तु को उधार दिया है तो हमारा ये रिस्क बढ़ जाएगा कि शायद जो आदमी उधार लेकर गया है वो दूर कहीं चला जाए, शहर छोड़ के चल जाए, तो हमारा दोबारा से पैसा किस तरह से आएगा। तो रिस्क बहुत होता है। लेकिन जब भी आप बिज़नेस में रिस्क को देखोगे तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा ही आपको रिटर्न मिलेगा, जितना जोखिम आप उठाओगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। इसलिए रिस्क और रिटर्न का बराबर का रिलेशन होता है। इसलिए नए ग्राहकों के लिए हमेशा एडवांस या प्रदायगी के भुगतान, पेमेंट ऑन डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। एक रिटेल स्टोर को, एक रिटेलर को कभी भी नए ग्राहकों को उधार पर वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। या तो उनसे एडवांस पेमेंट ले लेना चाहिए या फिर जैसे ही डिलीवर हो उस टाइम पेमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि एक रिटेलर को अपने स्टोर में माल या वस्तु मंगाने के लिए एक सप्लायर को भी भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि एक रिटेलर ने मान लो अपने शॉप पर सामान डाला हुआ था 1 लाख रुपए का, उसमें से उसने 80,000 रुपये का सामान उधार दे दिया। अब उसकी दुकान तो खाली हो गई। अब दोबारा उसको जब दुकान भरने के लिए माल मंगाना पड़ेगा तो उसके लिए उसको पैसा कहाँ से आएगा। तो उसकी दुकान पर पैसा मंगाने के लिए मान लो उसने भी उधार ले लिया सप्लायर से, सप्लायर ने उसको चीज़ तो दे दी लेकिन वो भी बार बार उससे कहे कि हमें पेमेंट करो पेमेंट करो। तो इस तरह से इसको भुगतान करना, मतलब अपनी दुकान या तो खाली रखनी पड़ेगी या फिर अगर मंगाएगा तो उसको कहीं ना कहीं से उधार लेकर उसको चुकाना पड़ेगा। इसलिए क्रेडिट पर वस्तु देना, क्रेडिट पर चीज़ें बेचना बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा जोखिम वाला काम होता है। क्रेडिट की बिक्री के लिए विशेषताएं और शर्तें, फीचर्स एंड कंडीशंस फॉर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट नियंत्रण की पहचान करना और प्राधिकार प्राप्त करना,
आइडेंटिफाइंग क्रेडिट चेक्स एंड गेटिंग अथोराइजेशन, ये हमारे जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट, ये जो सेकंड यूनिट है क्रेडिट प्रोसेस फॉर क्रेडिट सेल्स, उसके हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा फीचर्स एंड कंडीशंस फॉर क्रेडिट सेल्स। सेकंड हमारा रहेगा आइडेंटिफाई क्रेडिट चेक्स एंड गेटिंग अथोराइजेशन। फिर हम पढ़ेंगे क्रेडिट आवश्यकताओं की प्रक्रिया का वर्णन करना। फिर हम देखते हैं क्रेडिट योग्यता को निर्धारित करने की तकनीकों का प्रदर्शन करना। जो क्रेडिट योग्यता होता है इसको क्रेडिट वर्दीनेस बोलते हैं। फिर क्रेडिट बिक्री करार क्या होता है, क्रेडिट सेल्स एग्रीमेंट क्या होता है, रिटेल क्रेडिट की सुविधा के लचीलापन, रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब हम इस यूनिट में पूरा 4 सेशन में पढ़ने वाले हैं। एक और चीज़ हम इसमें देख लेते हैं, हमारा बेसिक देख लेते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है। जब भी कोई दुकानदार ग्राहक को वस्तु बेचता है तो या तो वह नकद में बेचता है या उधार में बेचता है। नकद लेन देन किसको कहा जाता है, जब ग्राहक वस्तु या सेवा के बदले दुकानदार को तुरंत भुगतान कर देता है तो उस लेन देन को नकद लेन देन या कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ठीक है, आपको क्लियर होगा, सबको मालूम है हम कैश ट्रांजैक्शन से ही चीज़ें ख़रीदते हैं बेचते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन ही होता है। उधार लेन देन आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने उधार कभी नहीं लिया होगा, या अगर लिया भी होगा तो अपनी फ्रेंड से लिया होगा, 1-2 दिन में चुका दिया होगा। लेकिन ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये थोड़ा अलग होता है। जब ग्राहक वस्तु या सेवा के बदले दुकानदार को तुरंत भुगतान नहीं करता परंतु भविष्य में किसी निर्धारित दिनांक तक भुगतान करने का वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इस तारीख तक पैसा चुका दूंगा, तो उस लेन देन को उधार लेन देन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। उधार लेन देन दुकानदार और ग्राहक के बीच में एक अनुबंध होता है, एक करार होता है, दोनों उस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है मैं आपको सामान दे रहा हूँ लेकिन आपको इतने दिन तक पैसा चुका देना है। उधार लेन देन में दुकानदार को जोखिम का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसको रिस्क का सामना करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसका बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्रेडिट सेल के क्या क्या लाभ होते हैं। हमारा जो पहला बेनिफिट है वो है बिक्री में वृद्धि। बिक्री में वृद्धि कैसे होती है, मान लो 2 दुकानदार हैं एक मार्केट में, 2 शॉपकीपर्स हैं। एक शॉपकीपर आपको कैश ही सामान देगा, दूसरा शॉपकीपर आपको क्रेडिट या उधार भी सामान देता है, कैश के साथ क्रेडिट भी देता है। लेकिन जैसे ही वो क्रेडिट पर सामान देने लग जाएगा तो सभी कस्टमर, सभी ग्राहक क्या चाहेंगे कि यार चलो जो सामान उधार दे रहा है उसके पास से ही सामान लेके आएँ, तो उसकी सेल बढ़ जाएगी। अगर कंपेयर करेंगे हम कैश वाले से तो क्रेडिट पर सामान बेचने वाले की सेल ज़्यादा होगी, तो सेल तो इंक्रीज़ हो जाएगी लेकिन एक तरह से उसको रिस्क रहेगा कि मेरा पैसा जो मैंने सामान उधार दिया है कि वो पैसा कब तक आ पाएगा। तो आपको पहला लाभ पता लग गया होगा कि बिक्री में वृद्धि होती है। दूसरा लाभ है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा प्राप्त करना। 2 दुकानदार एक ही गली में, एक ही मार्केट में 2 शॉपकीपर हैं जो सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक आदमी सिर्फ, दोनों अभी तक कैश में ही सामान बेचते थे, लेकिन उनमें से एक ने सोचा कि क्यों नहीं मैं क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूं। तो जैसे क्रेडिट सुविधा प्रदान करना शुरू करेगा तो उसकी दुकान की सेल बढ़ जाएगी। तो क्या हो रहा है, कंपटीशन, मतलब आपस में प्रतिस्पर्धा मिल रही है। तीसरा है बेहतर ग्राहक निष्ठा, बेटर कस्टमर लॉयल्टी। क्रेडिट पर सामान बेचने से उनका ग्राहक जो है वो वफ़ादार बन जाएगा कि XYZ रिटेलर जो हैं तो वो हमें सामान उधार पर भी देते हैं, हमारे लिए इतना सोचते हैं, तो वफ़ादार, अपना आप लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी बन जाएगी। कस्टमर की नज़र में रिटेलर की इमेज जो है वो अच्छी बन जाएगी। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रेडिट बिक्री की विशेषताएं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रेडिट बिक्री के। पहला है सामान्य रूप से एक हस्तांतरणकर्ता वस्तुओं और सेवाओं में डील करता है। हस्तांतरणकर्ता कौन होता है, यहाँ पर ट्रांसफरर। ये दोनों के बीच में एक करार होता है, एक कस्टमर और एक रिटेलर। रिटेलर क्या कर रहा है, वस्तु को अपने यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा है, हस्तांतरण कर रहा है, किसको, कस्टमर को। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं में ही डील की जाती है। क्रेडिट बिक्री कब होती है, वस्तु और सेवाओं को बेचने के लिए क्रेडिट बिक्री का काम में लिया जाता है। दूसरे, जब तक ग्राहक वस्तु का पूरा भुगतान नहीं करता तब तक क्रेडिट पर बेची गई वस्तु पर रिटेलर का ही स्वामित्व माना जाता है। जब तक एक कस्टमर ने भुगतान पूरा नहीं कर दिया, चाहे किस्तें पूरी नहीं हुई, किस्तों में भुगतान करना था, तो जब तक उसने भुगतान पूरा नहीं कर दिया तब तक उस पर स्वामित्व किसका माना जाएगा, रिटेलर का ही।
आपने देखा होगा आपके घर में गाड़ी वगैरह फाइनेंस की जाती है, तो फाइनेंस करने के बाद आप डाउन पेमेंट कर देते हैं। डाउन पेमेंट के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट या किस्तें, महीने की किस्तें बन जाती हैं। तो जब तक आपकी पूरी किस्तें जमा नहीं हो जाती तब तक उस गाड़ी का मालिक आपको नहीं माना जाएगा। उसके ऊपर जो स्वामित्व रहेगा, जो अधिकार हक रहेगा, वो किसका रहेगा? बेचने वाले का, दुकान वाले का ही। विशेष रूप से खुले खाते के मामले में बहुत कम औपचारिकताएं होती है। क्रेडिट सेल में जो ओपन अकाउंट्स होते हैं उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती हैं। आमतौर पर उधार 3 महीनों के लिए दिया जाता है, मतलब इसको एक्सटेंड करके मैक्सिमम 3 महीने तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी कस्टमर ने कहा कि मैं 15 दिन में दे दूंगा, 15 दिन बाद उसने नहीं चुकाया, उसने कहा कि 15 दिनों और 1 महीने बाद दे दूंगा। इस तरह से अगर वो खींचे तो 3 महीने की लिमिट होती है, 3 महीने तक के लिए वस्तुओं को उधार दिया जा सकता है। उधार विक्रेता द्वारा लगाई गई शर्तों पर निर्भर करता है। जो बेचने वाले हैं, जो रिटेलर हैं, उन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बना रखी हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उधार चीज़ क्या दी गई है और कब तक उसका पेमेंट हो जाएगा। आगे, कोई सुरक्षा सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती। वस्तु उधार लेते समय हमें कोई सिक्योरिटी की देने की आवश्यकता नहीं होती। सिक्योरिटी मतलब आपको गिरवी नहीं रखना है, कुछ चीज़ कागज़ नहीं देने हैं किसी चीज़ के कि मेरे मकान के कागज़ रख लो, वस्तु उधार दे दो। इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उधार को आसान शर्तों के साथ और निरंतर दर पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ सुविधा प्रदान की जा सकती है। ये जो क्रेडिट बिक्री होती है, बहुत सारे बैंक्स क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हैं, जिससे निरंतर या हर महीने उनको किस्तों में पेमेंट करना होता है। ये सुविधा प्रदान कौन करते हैं? वित्तीय संस्थान, जिन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। बैंक्स जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही कहलाते हैं। रिटेल की लघु वित्तीय आवश्यकता का लगभग आधा हिस्सा इस प्रकार के पारस्परिक विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट और सौहार्दपूर्ण संबंधों से पूरा होता है। रिटेल में रिटेलर क्या करेगा? जिनके ऊपर उनको भरोसा है उनको ही, म्यूचुअल ट्रस्ट वालों को ही वस्तुएं खरीदता है। इससे दोनों में क्या होता है? सौहार्दपूर्ण रिलेशन भी बनते हैं, कोर्डियल रिलेशन भी कायम हो जाते हैं रिटेलर और कस्टमर के बीच में। ठीक है, हमने क्रेडिट बिक्री की विशेषताएं पढ़ ली। आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिट बिक्री क्या होती है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रेडिट बिक्री एग्रीमेंट। क्रेडिट बिक्री समझौता क्या होता है, पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। अ क्रेडिट सेल एग्रीमेंट इज़ एन एग्रीमेंट, एक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है दो पार्टियों के बीच में, दोनों इस चीज़ को लेकर राज़ी हो जाते हैं। फॉर द सेल ऑफ गुड्स अंडर विच द परचेज प्राइस और पार्ट ऑफ इट इज़ पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट। इसमें क्या होता है? क्रेडिट बिक्री समझौता वस्तुओं की बिक्री के लिए एक समझौता है जिसके तहत खरीद मूल्य या इसका कुछ हिस्सा किस्तों द्वारा दिया देय होता है। एक क्रेडिट सेल या एक क्रेडिट बिक्री वो समझौता है जिसमें दो पार्टियां, एक तो कस्टमर, एक तो ख़रीदने वाला, एक बेचने वाला, दोनों पार्टियां इस चीज़ पर सहमत हो जाती हैं कि फ़लाँ तारीख को इतना पेमेंट मैं चुका दूंगा, अगर नहीं चुकाया तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये होती है क्रेडिट बिक्री एग्रीमेंट। आगे हम देखते हैं रिटेल क्रेडिट की सुविधा की परिभाषा। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी इज़ अ फाइनेंशियल मेथड विच प्रोवाइड्स लोन फैसिलिटी टू रिटेल कंज्यूमर फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी सुविधा क्या है? ये कंज्यूमर को या उपभोक्ता को उधार सुविधा प्रदान करती है। रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज़ लैंड फंड्स टू कस्टमर्स वांटिंग टू परचेज हाई वैल्यूड आइटम बट आर शॉर्ट ऑन कैपिटल। ये ऐसे लोगों को उधार देने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं जिनके पास पूंजी कम है, उनके पास पैसा कम है लेकिन वो बड़ी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। Thus, retail credit facilities may enable a greater number of consumers access to a retailer's goods. The risk of default is the main factor behind high rate of interest rate charged by retail credit facilities. क्या होता है? रिटेल क्रेडिट की सुविधाएं उच्च मूल्यवान जो महंगी वस्तुएं होती हैं उनको ख़रीदने के लिए दी जाती है। जिनकी इनकम कम होती है, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि मैं इतनी बड़ी चीज़ खरीद पाऊँ, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इस प्रकार रिटेल क्रेडिट की सुविधाएं अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को रिटेलर्स के सामान तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बना सकती है। रिटेल क्रेडिट की सुविधाओं द्वारा ब्याज दर की उच्च दर के पीछे मुख्य कारक इसके डिफ़ॉल्ट का जोखिम होता है। रिटेल क्रेडिट आपने देखा होगा, अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है और उसने अगर निर्धारित तारीख तक पैसा बैंक में जमा नहीं कराया तो उसके ऊपर बहुत ऊंची रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ऊंची दर पर ब्याज
लिया जाता है, ब्याज चार्ज किया जाता है। तो क्या वजह है इतना ऊंचा रेट क्यों रखी जाती है? डिफ़ॉल्ट रिस्क के कारण, जो जोखिम होता है, क्योंकि जोखिम लेना बहुत बड़ा काम होता है। जब जोखिम ले रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट तो होना ही चाहिए, इसलिए जो रेट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हाई होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान की शर्तें। रिपेमेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। जो वस्तु हम कस्टमर ने ख़रीदी है तो उसका रिपेमेंट, उसका भुगतान कब तक कर देगा, उसके लिए क्या क्या शर्तें होती है। टर्म लोन के मामले में पुनर्भुगतान की तिथि होती है, उसमें एक डेट लगी हुई होती है कि मैं इतनी तारीख तक वस्तु जो मैंने ख़रीदी है उसका पेमेंट मैं इतनी तारीख तक कर दूंगा। फिर और इसमें लिखा हुआ था न्यूनतम भुगतान राशि, मिनिमम पेमेंट अमाउंट, आपको कम से कम इतना पेमेंट तो करना ही होगा। इसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। आपके घर में किसी ने गाड़ी फाइनेंस कराई होगी या मोबाइल फाइनेंस कराया होगा। अगर 20,000 रुपये का मोबाइल है तो आपको डाउन पेमेंट 5,000 रुपये का करना होगा। बाकी 15,000 रुपये का आपका किश्तें बांध दी जाती हैं कि हर महीने आपको इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा। इसको हम मिनिमम पेमेंट अमाउंट भी कहते हैं। आवर्ती भुगतान की तिथियाँ, रिकरिंग पेमेंट डेट्स। एक रिवॉल्विंग लोन के मामले में ब्याज दर, मतलब ये रिकरिंग पेमेंट भी वही होती है कि आपको हर महीने कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा जो आपके अकाउंट में काउंट होता जाएगा और ये आपका पुनर्भुगतान हो जाएगा। द एग्रीमेंट डिटेल्स वेदर इंटरेस्ट रेट्स में चेंज एंड स्पेसिफाइज द डेट ऑन विच द लोन मैच्योर इफ़ एप्लीकेबल। जो एग्रीमेंट होता है, जो उनका करार होता है, उसकी रेट क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, डेट भी चेंज हो सकती है, और उनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, जब वो परिपक्व हो जाएगा, लोन जब पूरा चुक जाएगा तो वो भी चेंज हो सकती है। करार में विवरण होता है कि क्या ब्याज दरें बदल सकती हैं और उस तिथि को निर्दिष्ट किया जाता है जिस पर ऋण परिपक्व होता है यदि लागू हो। जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि कितनी तारीख को आपका ड्यू डेट रहेगी, कब तक आपको पेमेंट करना रहेगा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्रेडिट पर वस्तुओं की बिक्री हेतु उपयोग की जाने वाली शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं जो क्रेडिट पर वस्तुओं की बिक्री हेतु उपयोग की जाने वाली पर अपनाई जाती हैं। सबसे पहले इसमें बिक्री का इसमें है जिसमें बिक्री का अनुबंध एक करार या एग्रीमेंट है जिसमें एक विक्रेता एक मूल्य पर एक खरीदार को वस्तु हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है। ये तब होता है जब एक प्रस्ताव साथ ही कीमत के लिए सामान खरीदने या बेचने के लिए एक करार होता है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ एन एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का, वो क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक सहमति पत्र होता है। इन विच अ सेलर एग्रीज, जिसमें बेचने वाला इस चीज़ पर सहमत होता है कि मैं आपको वस्तु ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वस्तु आपको सौंप रहा हूँ, लेकिन आपको निर्धारित तारीख तक पेमेंट करना होगा। इस रेट पर मैं आपको वस्तु बेच रहा हूँ और ये जो पैसा हुआ है ये आपको इतनी तारीख तक करना होगा। सेकंड शर्त है इसकी, इसे लिखित रूप में किसी व्यक्ति के कहने द्वारा बनाया जा सकता है। ये किसी थर्ड पर्सन के सामने भी कहकर बनाया जा सकता है और इसे लिखित रूप में राइटिंग में भी ये चीज़ हो सकती है। थर्ड है बिक्री की संविदा। एक सामान्य शब्द है जिसमें क्या क्या शामिल है, बिक्री, बेचने के लिए समझौता। एक जो प्रोसेस होता है, सेलिंग प्रोसेस या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ ए जेनरिक टर्म विच इंक्लूड्स सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल्स। ठीक है, सारी मिलती जुलती चीज़ें। क्रेडिट के लिए शर्तें क्या क्या हैं, आप स्टार्टिंग से ही आपको ये बताई जा रही है कि एक बेचने वाला होता है, 2 पार्टीज़ होती है, एक बेचने वाला होता है, एक ख़रीदने वाला होता है। दोनों के बीच में एक करार होता है, एक अनुबंध होता है। बेचने वाला इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है कि मैं आपको वस्तु दे देता हूँ लेकिन आपको निर्धारित तारीख तक पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और ख़रीदने वाला भी उस चीज़ पर राज़ी हो जाता है, साइन कर देता है कि मैं आपको इतनी तारीख तक पैसा दे दूँगा, अगर नहीं दिया तो आपके ऊपर इतना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बिक्री के अनुबंध के अनिवार्य तत्व। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। क्या क्या अनिवार्य तत्व होते हैं, तो इसको हम देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या क्या बिक्री अनुबंध के अनिवार्य तत्व हैं। फर्स्ट आपका है एक संविदा के अनिवार्य तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 1872 में बनाया गया था। इसके अनुसार एक वैलिड संविदा, एक वैध संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के अन्य सभी अनिवार्य बिंदु उपस्थित होने चाहिए।
एक संविदा के दलों को सक्षम होना चाहिए, उनकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए और संविदा का उद्देश्य वैध होना चाहिए और इसी तरह अन्य बातें होनी चाहिए। मतलब लिखित में सारा काम होना चाहिए कि खरीदने वाला वस्तु बेचने वाले दोनों के बीच में साइन हुआ है, दोनों इस चीज़ पर राज़ी हुए हैं कि निर्धारित तारीख तक वस्तु का पैसा जो ख़रीदा गया है उसका पैसा चुका दिया जाएगा। तो ये भारतीय संविदा अधिनियम एक कानून बनाया हुआ है जिसके माध्यम से लिखित में सारा काम रखना पड़ेगा। दूसरा इसका तत्व है द्विपक्षीय अनुबंध, बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टीज़ का होता है, एक ख़रीदने वाले का एक बेचने वाले का, दोनों पार्टी के बीच में एक अनुबंध, एक करार, एक सहमति पत्र होता है जिस पर दोनों हस्ताक्षर करते हैं। दूसरा है संपत्ति का हस्तांतरण। इसमें क्या करते हैं, वस्तु जो खरीदी गई है कस्टमर को वो चीज़ ट्रांसफ़र कर दी जाती है, कस्टमर को सौंप दी जाती है। अगर वस्तु सौंपी नहीं गई और पैसा मांगा जाएगा तो ये चीज़ गलत होगी। इसलिए वस्तु को हैंड टू हैंड जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया तो वस्तु उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। नेक्स्ट है वस्तुएं होती हैं गुड्स। माल की बिक्री की संविदा का विषय कुछ माल होना चाहिए। इस संविदा का उद्देश्य इन सामानों की संपत्ति को विक्रेता से खरीदार तक स्थानांतरित करना है। मतलब जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में वस्तु का नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए कि संबंधित वस्तु इतनी तारीख को बेची गई थी, इतने रुपये में बेची गई थी। फिर सबसे लास्ट है मूल्य विचार कि कितने रुपये का प्रोडक्ट था। तो ये भी एक अनिवार्य तत्व है बिक्री के अनुबंध के लिए। बिक्री की संविदा में विचार मूल्य है। मूल्य या विचार आंशिक रूप से धन में और आंशिक रूप से वस्तुओं में हो सकता है। मतलब ऊंचा नीचा भी हो सकता है। किसी चीज़ पर रेट कम कराना हो तो कस्टमर अगर पेमेंट कर रहा है तो उसको पैसा कम भी कर सकते हैं, कंसिडरेट बोलते हैं जिसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है शर्त और वारंटी के बीच अंतर। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। वारंटी और कंडीशन के बीच में क्या क्या अंतर होता है हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते हैं। पहले हम इंग्लिश में देखते हुए चलते हैं। शर्त का मीनिंग क्या होता है? अ रिक्वायरमेंट और इवेंट दैट शुड बी परफॉर्म बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अनदर एक्शन इज़ नोन एज कंडीशन। हिंदी में हम देखते हैं एक आवश्यकता या घटना जिसे किसी अन्य कार्रवाई के पूरा होने से पहले निष्पादित किया जाना चाहिए, स्थिति के रूप में जाना चाहिए। आप फ्रेंड्स में आपस में बहुत सारी बार बातों में कहते हैं शर्त लगा ले भैया, इतने रुपए की शर्त लगा ले, काम तो ऐसा होगा। तो वही चीज़ ये है, दो आदमियों के बीच में कंडीशन शर्तें लगी हुई हैं, शर्त लगा ली उन्होंने कि हम इस काम को जो काम होना है उससे पहले उन्होंने शर्त पर हस्ताक्षर कर लिए कि ठीक है अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको इतना पेमेंट कर दूंगा। वारंटी क्या होती है? एक वारंटी विक्रेता द्वारा उत्पाद की स्थिति के बारे में एक आश्वासन दिया जाता है और निर्धारित तथ्य वास्तविक होते हैं। अ वारंटी इज़ एन एश्योरेंस। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मैं वारंटी देता हूँ कि इतना पेमेंट हो जाएगा। गिवन बाय द सेलर टू द बायर अबाउट द स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट द प्रिस्क्राइब्ड फैक्ट्स आर जेन्युइन। वारंटी होती है कि आपको जो प्रोडक्ट बेचा गया है बिल्कुल सही है, अगर सही नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये वारंटी होती है। दूसरा है परिभाषा के अनुसार शर्तों को भारतीय बिक्री वस्तु अधिनियम 1930 सेक्शन 12 है, 12 का सेकंड इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शर्तों को परिभाषित किया हुआ है। और भारतीय बिक्री वस्तु अधिनियम 1930 का जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 12 का 3 जो एक्ट है उसमें वारंटी को परिभाषित किया हुआ है। अब देखते हैं हम शर्तें क्या है। ये सीधे संविदा के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी इट इज़ अ सब्सिडरी प्रोविज़न रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये अगर कोई वस्तु ख़राब हो जाती है या कोई चीज़ चलना बंद हो जाती है तो उसकी वारंटी है कि ठीक कराने की जिम्मेदारी बेचने वाले की होगी। अगर ब्रीच हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है शर्त का, तो क्या होगा? टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा को ख़त्म मान लिया जाता है। जो वस्तु बेची गई थी उस वस्तु को वापस रिकवर कर लिया जाता है। रिटेलर वापस उस वस्तु को अपने पास ला सकता है। लेकिन वारंटी में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच। उल्लंघन के लिए नुकसान का दावा किया जाएगा। जो नुकसान हुआ है उसका दावा कर सकते हैं। वायोलेशन या अतिक्रमण, स्थिति का अतिक्रमण माना जा सकता है वारंटी के अतिक्रमण के रूप में, और वारंटी का अतिक्रमण स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंस पढ़ लिया है, कंडीशन और वारंटी के बीच का अंतर पढ़ लिया है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए बिल्कुल आसान भाषा में तो आप मेरा चैनल लर्निंग मंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।